ट्वेल्थ के बाद तक मुझे कोई आइडिया नहीं था एसएससी क्या होता है, क्या सीजीएल एग्जाम है, क्या पोस्ट है। ना मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पता था, ना एएसओ का पता था, कुछ भी मैं नहीं जानता था, सारा ब्लैंक था। मैं कहीं पे फिट नहीं बैठता था, कहीं मेरी हाइट कम थी, कहीं मैं मेडिकल अनफिट था क्योंकि मेरी एक फिंगर कटी हुई है, ऐसा आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा डर था मेरे लिए वो थी इंग्लिश, क्योंकि मेरे ट्वेल्थ में भी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे और बहुत चीज समझ में नहीं आती थी मुझे, क्योंकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं उतनी अच्छी। आज जिनसे हम मिलवाने वाले हैं ये हमारे पास 2020 में आए थे। तब इनको सीरियल का खा गा नहीं पता था कि सीरियल में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनके सब्जेक्ट जो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट था उससे काफी डर था, इंग्लिश में काफी वीक थे। और आज हम इनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 2020 में तो एग्जाम ये फेल हुए, लेकिन 2021 में भी नौकरी मिली और 2022 में भी ये एएसओ के पद पे चयनित हुए। तो बात करनी जरूरी है कि क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, कैसे इन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया, कैसे सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम को, ठीक है, जहां पर लोग सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां से ये आते हैं इनका जो बैकग्राउंड है वो गांव वाला बैकग्राउंड है, वहां पर तो केवल नौकरी ही, एसएससी जीडी हो गई, आर्मी हो गई, बस इन्हीं नौकरी की होड़ लगी रहती है। तो वहां पे जब आर्मी जैसी नौकरियां होड़ लगी रहती है तो वहां पे अधिकारी के लिए सोचना, अधिकारी जैसी नौकरी के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सीजीएल का सपना बनाया और सीजीएल के सपने को साकार भी किया। बात कर रहे हैं यहां पर, इनका नाम है समरजीत सिंह, ठीक है। तो समरजीत सिंह जब आए थे तो इनको कुछ नहीं पता था, ये बस कह रहे थे कि सर मुझे नौकरी चाहिए, बस नौकरी कोई मिल जाए ठीक ठाक तो बस काम चल जाएगा। और फिर सबसे हर एक चीज पूछेंगे कि इनका ऑफलाइन में कितनी मदद मिली, ऑफलाइन में मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, कि ऑफलाइन में जब आते थे तो जब कोई दूसरा स्टूडेंट या इनका कोई साथी इनसे पहले आंसर देता था तो इनको गुस्सा आती थी कि नहीं। वही सब चीजें आज इनको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दिए हैं। चलो समरजीत सिंह, तो आप यहां पर आज बताएंगे, हमारे दर्शकों को भी बताएंगे और ये आपके साथी भी हैं कि कैसे आपने पूरी जर्नी शुरू की और कैसे क्या रहा। तो 2020 से आप चालू करेंगे। और अभी मैं समरजीत सिंह की फोटो भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा इधर बढ़ा दो। ये देखिए, अभी 4-5 दिन पहले की इन्होंने फोटो हमें भेजी थी और ये 1.5 साल से सर्विस कर रहे हैं, 1.5 साल से सर्विस कर रहे हैं। और इन्होंने अपना ये स्कोर कार्ड भी आप लोगों के साथ साझा किया है, जिसमें आप लोग ये ना कहें कि सर 2021 में कहां पास किया, आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो सच्चाई भी इन्होंने यहां हम लोगों के साथ और आपके साथ साझा की है। 2021 का स्कोर कार्ड है, आपको स्कोर कार्ड में सारे नंबर दिख रहे होंगे। ये 2022 का है जिसमें इनको एएसओ की पोस्ट मिली है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं यहां से। तो समरजीत बताइए, दर्शकों को भी बताइए, हमारे जो साथी हैं, स्टूडेंट हैं, आपके साथी हैं, इनको बताइए कि जब 2020 में आपने पढ़ाई शुरू की तो क्या सोच के शुरू की, क्या सोचा कि, और जब शुरू की थी तो ये लग रहा था कि आप बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, ये दर्शकों को बताइए। नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम समरजीत सिंह है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपनी सर्विस दे रहा हूँ। जो बाकी सारी बातें सर ने मेरे इंट्रो के लिए बताई, और जैसा कि सर ने पूछा कि मेरी जो सीजीएल की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ। जब मेरा 12th हुआ तो मेरे जो गांव गांव वगैरह का जो माहौल है, वहाँ सारे आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे जो एग्जाम होते हैं उनकी तरफ लोग ज़्यादा रुख करते हैं। लेकिन मेरी कहानी क्या थी कि मैं कहीं पे फिट नहीं बैठता था, कहीं मेरी हाइट कम थी, कहीं मैं मेडिकल अनफिट था क्योंकि मेरी एक फिंगर कटी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। और जितने भी डिफेंस एग्जाम थे वहां से मैं आउट था। तो मेरे आगे जो ऑप्शन था सर वो सीजीएल के अलावा या जो भी एसएससी के एग्जाम थे, मैंने सीएसएल वगैरह भी दे रखे हैं और एमटीएस वगैरह भी, तो एसएससी के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं सर। तो यहाँ से मेरी एसएससी सीजीएल की जर्नी स्टार्ट हुई। और एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में मुझे पता भी अंबु सर से ही पता चला, क्योंकि इंटर तक तो मुझे यही पता था कि एयरफोर्स का एग्जाम होता है और आर्मी में एलिजिबल था नहीं क्योंकि मेरी हाइट नहीं थी। और यहाँ से मेरी सीजीएल की जर्नी स्टार्ट होती है सर। इनकी बातों से ये पता चला कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, ठीक है। कहीं अगर ये फिट हो जाते तो आज ये अधिकारी वाला जो सपना था ये इनका चूर हो जाता, वहीं तक ये रुक जाते। तो इन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया कि नहीं, ये नौकरियां नहीं है मेरे लिए नौकरियां अब ऊपर वाली होंगी, ठीक है, अब मैं अधिकारी बनूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। और हमें जहां तक याद है जब आपने तैयारी शुरू की थी, ये सबसे अच्छी बात बता दें, ये हमारे गांव के भी है। तो ये जान तो हमारे पास, क्योंकि उस समय मेरे पास भी नौकरी नहीं थी, मैं भी अपनी तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी पढ़ाना था, किसी ना किसी को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हमारे पास पढ़ने के लिए आ जाते थे, ठीक है। तो वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई। तो वहां से ये सबसे अच्छी चीज इनके अंदर थी, सर इस एग्जाम में क्या होता है, इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इस एग्जाम में कैसे आता है, इसकी तैयारी कब से करेंगे, ये सब चीजें इनको जानने की इच्छा हमेशा रहती थी। तो इसी का नतीजा आपके सामने है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो हम समर ये जानना चाहते हैं, बच्चों को भी बताइए, साथियों को बताइए अपने, कि जो आपने 2020 में तैयारी शुरू की
तो आपको सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है वो किस सब्जेक्ट से डर लगता था? ठीक है, कि अगर मुझे लगता है जब ये मैथ्स पढ़ने के लिए आए थे, मैं मैथ्स पढ़ाता था, तो इनका मैथ्स ठीक था, अच्छा था। ये मतलब जो भी अगर मैं कॉन्सेप्ट बता देता था तो उसके आगे के सवाल इनके अपने आप होने लगते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जान तो तुरंत सीख जाते थे, लेकिन दिक्कत कहां पे आ रही है वो खुद समरजीत से ही जानते हैं। सर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में मैथ्स था, मेरे 12th जो थी वो मैथ्स में हुई थी, और जो 12th मेरे भी रट्टा वट्टा मार के पास हो गया था। और सबसे बड़ा जो मेरा डर की बात थी वो मेरी सर इंग्लिश थी। मैथ्स भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं इस एग्ज़ाम के बारे में सोच सकूं। डर तब भी लग रहा था मुझे, लेकिन शुरुआत करने के लिए मेरी मैथ्स इतनी थी कि हाँ मैं तैयारी इसमें कर सकता हूँ। लेकिन डर जो था मुझे इंग्लिश का ही था सर। जीके भी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन वो मुझे ऐसा सब्जेक्ट लगा कि नहीं हाँ पढ़ूंगा इसमें तो मेरा हो जाएगा। और रीजनिंग का तो आप लोग जानते ही हैं कि रीजनिंग तो आईक्यू पे डिपेंड होती है। अगर आपका मैथ अच्छा हो जाएगा तो रीजनिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है, वो अच्छा होता चला जाता है। जो भी आपके चैप्टर वगैरह आपके नहीं आते हैं तो आप टीचर से क्लियर कर सकते हैं उसको। लेकिन जो डर की बात थी वो सर इंग्लिश की थी सर मेरी। पॉइंट भी नोटेड, हर एक पॉइंट को आपको सुनना है, समझना जरूर है। मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं कि इन्होंने क्या बोला है। ये बोला है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, है ना। इंग्लिश में इनको इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि ये एग्जाम सोच पाना भी मुश्किल था, लेकिन आज एसओ है। कैसे है? ये इनकी मेहनत है, पूरी पूरी मेहनत है। तो ये मेहनत कैसे हुई, ये मेहनत कैसे इतनी प्रबल हो गई कि नहीं मुझे अधिकारी ही बनना है, ये भी जानना है। तो मैं एक सबसे इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, वो कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है। तो समर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऑफलाइन कोचिंग, अब यहां पर जैसे देख रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग से बच्चे कम हो रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर उनके जीवन में पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग का क्या महत्व आपके लिए रहा और क्या बच्चों के लिए आप संदेश देना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, वो बता दीजिए। सर ऑफलाइन कोचिंग का ये होता है कि अगर आप कई बच्चों के बीच में बैठे हो, मान लो किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपके किसी साथी ने उत्तर दिया, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि यार मैं क्यों नहीं उत्तर दे सकता हूँ इसका। तो आप अपने आप, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो अपने आप पढ़ना चाहेंगे। अब जब पढ़ना चाहेंगे तो आप अपने घर में बैठ के पढ़ेंगे, फिर तो अगले दिन आप कोशिश करेंगे, उससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, और ये फायदे रहते हैं सर ऑफलाइन कोचिंग के। और लोग कहते हैं कि टीचर का या कोचिंग का रोल नहीं रहता, ऐसा नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बेस बनाने के लिए टीचर की आवश्यकता होगी ही होगी, इसलिए आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी मेरी समझ से। तो देखिए यहां पर मैं खुद इनके साथ एक अपनी बात ऐड करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो है कि आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं। ठीक है, कि आपको कोचिंग जाना ही है, उस टाइम में आपको उठना ही है, नहाना ही है, फिर उसके बाद उस टाइम में पहुंचना है। फिर 2 से 3 घंटे तो ये अपने आप, जब मन भी ना हो पढ़ने का तब भी हम लोग पढ़ जाते हैं ऑफलाइन में। और फिर अगर थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट है, अगर बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं मुझे नौकरी करनी है, और उसके बाद माहौल मिल गया अगर यहाँ पे, तो वो घर पे जा के पढ़ के अपनी क्लास में टॉप आने की कोशिश करता है। अगर एक भी बच्चा, ये हमारे साथ भी होता था कि अगर हमसे पहले, मैं भी ऑफलाइन पढ़ाऊं, अगर हमसे पहले कोई भी आंसर दे देता था तो लगता था यार ये कैसे आंसर निकाल दिया इसने, तो भी मुझे भी देना है, पहले नंबर पे मुझे भी आना है। तो टेस्ट भी होते हैं तो टेस्ट का भी सहारा मिलता है, ये चीजें हैं। तो समरजीत ने 2020 में पढ़ाई की शुरुआत की, तो ये अपना स्कोर कार्ड पूरा का पूरा खुद ही बताएंगे कि कैसे ये मैथ में कितने नंबर लाए, कैसे क्या होता है, और सीजीएल में जो सब्जेक्ट थे वो कैसे क्या थे ये, और इनका जो पैटर्न बदला। अच्छा, पैटर्न बदलने के बाद भी ये डगमगाए नहीं कि पैटर्न बदलने के बाद, अच्छा ये पूरी कहानी समरजीत आप भी बताइए। 2020 में आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं एलिजिबल नहीं था उस अटेम्प्ट में, पर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी थी। इसका एग्जाम 2021 में हुआ था, यह सीजीएल का बैच 2020 है, तो मैं तैयारी लगभग शुरू कर दिया था मैंने। 2020 का करते करते मैंने सोचा कि देखता हूं मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, या मैं आगे इसके बारे में सोच सकता हूं नहीं सोच सकता हूं। हालांकि मैं फेल हो गया, पर मेरा जो स्कोर था वो इतना नहीं खराब था कि मैं छोड़ दूं वहां से। नहीं, आपका प्री यहाँ पे ये देखिए, मेरा प्री क्वालिफाई था, मेंस में मेरे 130 थे 200 में, और पूरा बता दीजिए। मैथ्स में 40 नंबर आए, हाँ रीजनिंग में मेरे 40 नंबर आए, 19 नंबर आए, 24 नंबर आए। आप इंग्लिश नंबर आप लाए, हाँ, ठीक है। तो इनके लिए आपने कुछ पढ़ाई की कि ऐसे ही आ गए? नहीं इतना भी पढ़ने के लिए ऐसा नहीं आपको ये ऐसे आंख बंद कर गए और इतने मार्क्स आएंगे। इतना पढ़ने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ठीक ठाक तैयारी मैंने कर रखी थी, तब मैं जाके यहाँ तक पहुंचा था। 148 आपके नंबर आए, प्री में थे मेरे, ठीक है। और टायर 2 में मैथ में 130 थे मेरे, और इंग्लिश में मेरे 160 थे। मेरा टोटल जो स्कोर बना था वो 490 के प्लस बना था, और मैं फाइनल कट ऑफ से लगभग 20 या 22 नंबर से फेल हो गया था वहां पे। लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था, इसलिए मुझे इतना दुख नहीं हुआ।
2021 में मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, लेकिन वहां से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगना चालू हुआ क्योंकि वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था और घर की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसकी बहुत टेंशन भी हो रही थी मरो या मेरे मरो की लड़ाई। हाँ वही थी कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए। हाँ, यहाँ से आप 2021 में टैक्स असिस्टेंट की जॉब आपको मिल गई, तो 2021 की थोड़ा सा जर्नी और बता दीजिए बच्चों को, कैसे आपने यहाँ पर 148 नंबर लाए और इसके बाद यहाँ पर भी आपका 149 रहा, क्योंकि पेपर 2021 का थोड़ा सा टफ हो गया था। बता दीजिए बच्चों को पूरा। 2020 का जब रिजल्ट आया तो मैं फाइनल कट ऑफ से पहले ही मालूम हो जाता कि मैं बाहर हो जाऊंगा, तो इतना टाइम था। मैंने पहले देखा कि मेरी क्या गलतियां रही एग्जाम को देने में, कहाँ मैंने मेहनत नहीं की, क्या वजह रही जहां तक मैं ना एलिजिबल होते वो तो अलग की बात हो गई, एलिजिबल होता तो मैं मेरा नहीं होता तो मैं कहाँ पीछे रह गया। वो सारी जो मेरी वीकनेस थी उसमें सब पे काम किया और पूरी जी जान लगाकर मैं पढ़ा है। और 2021 में मैं मेहनत मतलब लास्ट अटेम्प्ट मारने के बाद भी मैं टैक्स असिस्टेंट तक ही पहुंच पाया और मेरा जो फाइनल स्कोर था वो 546 था आउट ऑफ 700 और मुझे टैक्स असिस्टेंट वहां पे मिला सर। हाँ, तो अब चलते हैं हम सीधा जो फाइनल है आपका, जो फाइनल स्टेज पे आप आए वो आए हैं 2022 में। 2022 में आपका जो स्कोर रहा है वो पूरा का पूरा कितना रहा? 338 आउट ऑफ 390। वो बता दीजिए कैसे क्या। सर पहले तो मैं ये बताऊंगा, मैं एक चीज और यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, क्योंकि जब नौकरी मिल जाती है तो एक बच्चे को लगता है कि नहीं मेरा सपना पूरा हो गया, अब किताबें नहीं खोलनी है, तो वहां से कैसे आपने बाउंस बैक किया, कैसे आपको फिर पढ़ने के लिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए फिर उतनी ही चीजें सोचनी पड़ती हैं, फिर शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है, तो ये इतनी ताकत आपके अंदर कैसे आई? सर क्योंकि टैक्स असिस्टेंट मेरी ड्रीम पोस्ट नहीं थी, ड्रीम पोस्ट मेरी थी कि या तो एक्साइज इंस्पेक्टर या एएसओ इन सीएसएस वगैरह इन पोस्ट में जाना चाहता था, इसलिए मैं नहीं रुका। मोटिवेशन, आपकी जब जॉब लग जाती है उसके लिए मोटिवेशन तो खैर आपको चाहिए ही होता है, वो तो उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। वो जो मोटिवेशन है वो आप अपने आप को दे सकते हैं, क्योंकि आपको आगे जाना है, या आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 2022 की जर्नी जो मेरी रही सर, वो मेरे प्री के ये मार्क्स थे, जो कि मैं अपने मार्क्स से संतुष्ट था। जैसी मेरी नॉलेज थी वैसा मैं परफॉर्म करके भी आया एग्जाम में। मेरे मैथ में 50 आउट 50 थे और इंग्लिश में मेरे 47.5 थे। आपने ध्यान दिया होगा जो 2020 का मेरा प्री था उसमें मेरे 19 मार्क्स थे केवल। तो अगर मैं आगे वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको बताऊंगा कि इन 19 मार्क्स से मैं यहां तक कैसे पहुंचा। और आपको एक और बताना चाहता हूं कि मेरे जो मेंस में मार्क्स थे 123 थे आउट ऑफ 135। इंग्लिश मैंने कितनी मेहनत की, कैसे की, क्या मेरी रणनीति रही, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। जी सर। तो सबसे मेन चीज देखो, यहां पर ये इस स्टेज पे आए और इस स्टेज पे बाउंस बैक करना बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं बात कर रहा था इनसे तो इन्होंने बोला सर मेरा जो सपना है, मैं यूट्यूब जब भी खोलता हूं तो जब सीजीएल की ही मैं स्टडी के लिए खोलता हूं तो उसमें कहीं ना कहीं जो रैंक 1 आ जाते हैं, रैंक 3 आ जाते हैं, रैंक 5 आ जाते हैं, उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ और कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन से मैं फिर से दोबारा पढ़ाई कर सका और उतनी ताकत के साथ कि नहीं डबल ताकत लगानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आदमी 5 रैंक 10 रैंक 100 रैंक में आ रहा है तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ रैंक तो वहां तक तो थोड़ा तो पहुंच ही सकता हूं। तो जिसका नतीजा आपके सामने है। इनकी जो ऑल इंडिया रैंक बनी वो ऑल इंडिया रैंक जो थी वो क्या थी? 461 थी। तो यहां पे इन्होंने एक वादा किया है, जैसा कि और हमने भी कहा है कि बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं, हर एक चीज बता सकते हैं, पूरी छूट है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे प्लेटफॉर्म से उन बच्चों का भी फायदा हो जाए जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी वो मिसगाइड ना हो कि कैसे अगर समरजीत तैयारी करके एसओ जैसी पोस्ट पा सकते हैं तो आप भी पा सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश भी नहीं मजबूत है तो इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे किया, सब कुछ ये बताएंगे। अब तो जुड़ ही चुके हैं यहाँ से फिनिक्स एकेडमी से और यहाँ पर आपके लिए हमेशा ये उपलब्ध रहेंगे। अधिक से अधिक जानकारी सीजीएल के बारे में देते रहेंगे और आपको निर्देशित करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो वीडियो जरूर आप शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं और ये तो अब आगे मिलते ही रहेंगे इस चैनल पे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।